दो पैसे बचाने के लिए फेक इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंटियर्स फेक या एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज कर लेते हैं। आपके लिए कस्टमर रिटेंशन का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? मैं आपसे एक पूछती हूँ, अगर मैं आपको एक बिरयानी खिलाऊं जो आपको बहुत पसंद आ जाए तो आप वो बिरयानी दोबारा मंगाएंगे कि नहीं? कितना टाइम लग गया उस R&D में, जैसे आपने जब लाइक आइडिया है आपके माइंड में और उसको इम्प्लीमेंट करने तक का? 9 months। तो आपने अपने बिजनेस के लिए क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाई? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं जानना चाहूँगा मैम, आपको ये विजन मिला कहाँ से? मैं 14 साल दुबई में थी। अगर हम अगले 5 साल की बात करें तो क्या आपको लगता है कि MOPP आने वाले टाइम का मैगडी ऑफ परांठास बन सकता है? बिल्कुल। इस जो जर्नी में आपका साथ सबसे ज्यादा किसने किया? थैंक्स टू गॉड। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस परफेक्ट शो में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक विजनरी एंटरप्रेन्योर मिसेस गीतिका आनंद गुप्ता जी, जो कि फाउंडर है मॉप फूड्स की। तो दोस्तों, मॉप फूड्स ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया। क्यों? क्योंकि ये गारंटी करते हैं कि हम आपको देंगे क्वालिटी, इनोवेशन और टेस्ट, वो भी तीनों एक साथ। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम गीतिका मैम से जानेंगे कि उनकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कैसे इन्होंने एक सिंपल से आइडिया को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया, वो भी अपने पूरे फोकस और डिसिप्लिन के साथ। साथ में हम मैम की पर्सनल लाइफ को भी जानेंगे कि कैसे एक सेटल्ड करियर छोड़ के उनके मन में आया कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकती है और उन्होंने ये कर दिखाया। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा गीतिका मैम का। तो मैम, आपका स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैं इनफैक्ट आपका थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मुकुल जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है। दैट्स रियली अ प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। तो गीतिका मैम, मैं आपसे ना आज के इस पॉडकास्ट में सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि मॉप फूड्स का विजन क्या है और पर्सनली आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? जब मैंने MOPP फूड्स, हम मॉप फूड्स नहीं बोलते बिकॉज इसका एक्रोनिम है ये। MOPP फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जब हमने स्टार्ट किया, तब मुझे लगता था कि एक किचन, एक QSR, एक बुटीक आउटलेट जहाँ पे मैं क्वालिटी, हाइजीन पे फोकस करूंगी एंड उसको चलाएंगे। बट देन मुझे लगा कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, अपने कंफर्टेबल कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के ये स्टेप ले रही हूँ, तो फिर एक पे रुकना नहीं चाहिए। तो या तो फिर मैं ऐसे विजन से खोलूं कि हम उसको आगे बढ़ा सकें। हमने 1 ब्रांड 1 किचन से शुरू किया था और आज की डेट में हमारे 5 ब्रांड्स हैं और 25 किचन्स हैं। 25 इंटू 5 आप लगा लीजिए, उतने किचन्स हैं। लोकेशंस बेशक 25 हैं, बट हर लोकेशन से ये 5 ब्रांड चलते हैं। तो हमारा विजन है कि अब हम एक और कंपनी जिन्होंने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया है, हमने फंड किया है, उनका नाम है क्यूजीना फूड टेक प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी हमें फंडिंग मिली है एंड उनके साथ जुड़ के हम लोग 1000 किचन खोलने वाले हैं। ओके, दैट्स वेरी इंस्पायरिंग मैम। तो मैम, अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इस पॉडकास्ट के, ताकि हम आपकी जर्नी बड़े ही अच्छे से डिकोड कर सकें और जो भी एंटरप्रेन्योर फूड चेन में आना चाहता है तो उनको पता लग सके कि आने वाली जो उनकी स्टार्टिंग होगी वो कैसी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि सबको लगता है फूड बिजनेस बहुत आसान है, बट आप नोटिस नहीं करेंगे कि बहुत सारे फूड बिजनेसेस खुलते हैं और बहुत सारे बंद भी होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी ट्रेड सीक्रेट्स क्या है। बिल्कुल। तो मैम, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जैसे आज के टाइम में ना हर कोई प्रेफर करता है कि वो डिलीवरी करवा ले ऑनलाइन करके, वो किचन में जाना बहुत कम प्रेफर करता है। बट इस टाइम पे आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए कि आपने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली मार्केट में। तो मैं जानना चाहूंगा मैम, आपको ये विजन मिला कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली, और व्हाट इंस्पायर्ड यू द मोस्ट? ओके, सो पहले तो जो है, आई वॉज इन द कॉर्पोरेट फील्ड। आई वॉज लिविंग इन दुबई। मैं 14 साल दुबई में थी। तो बट देन व्हेन आई हैड माय चाइल्ड, माय किड, सो मुझे लगा कि शायद मैं जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहती हूँ। और हमेशा से ये लगता था कि जितनी मेहनत मैं अपने लिए
मतलब कि किसी और के लिए करती हूँ, अगर अपने लिए करूँगी तो मैं कंपनी को कहाँ से कहाँ लेके जा सकती हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। तो जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का भूत कहते हैं सवार हुआ। बट एज फार एज मैड ओवर पराठाज एंड पकौड़ाज कंसर्न है, तो हम जब दुबई से इंडिया आए, शिफ्ट हुए, तब मैंने अपना एक वेंचर में इन्वेस्ट किया था। वो एक बियर ब्रांड था, ओके बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो फैमिली के साथ हमने स्टार्ट किया था, उसमें कुछ इश्यूज हो गए। तो एट द सेम टाइम मैंने कुछ बार्स और लाउंजेस में छोटा छोटा इन्वेस्ट किया हुआ था व्हाइल आई वाज इन दुबई। तो मैं आई तो मैं पूरी फूड इंडस्ट्री का हिस्सा बन गई एंड मैंने लाउंजेस के बारे में सीखा, खुद मैंने लाउंज संभाला एंड उसी लाउंज में बैठ के मैंने जो है मैड ओवर पराठास एंड पकौड़ास के ट्रायल्स किए। तो एक दिन क्या हुआ कि आई टोल्ड माय सन कि नाउ वी आर इन इंडिया, इंडिया में स्टेपल फूड है पराठास और पकौड़ास, तो आज कहीं पे ऑर्डर करके खाते हैं। दिस इज बैक इन 2016। तो हमने फोन उठाया, डिलीवरी बाहर तो बहुत चल गई थी, बट 2016 में पिकअप हो रही थी, उतनी पिकअप नहीं थी। तो हमने देखा एक भी ब्रांड नहीं था जो आपके घर में कंफर्टेबल, आपके एनवायरनमेंट में हाइजीनिक पराठास या पकौड़ा डिलीवर करता हो। तो या तो आपको ड्राइवर को भेज के वो कागज की थैली में लपेट के देगा। तो हमने ट्राई किया, हमारा अपसेट स्टमक हो गया क्योंकि उतना जो है आदत नहीं है वो स्ट्रीट फूड खाने की। तो फिर मैंने कहा यार ये इतना बिकता है, हर इंसान खाता है, तो ये डिलीवरी में क्यों नहीं है। फिर मैंने इसमें बहुत सारा टाइम, मनी, एनर्जी और एक रिसर्च एजेंसी को भी हायर किया कि ये क्यों नहीं है। इतने सारे फूड एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी को दिमाग में आइडिया ना आया हो। तो हमने रिसर्च की और पता चला कि ये इसलिए एक्सप्लोर नहीं है क्योंकि ये एक डिलीवरी फ्रेंडली प्रोडक्ट ही नहीं है। ये सॉगी हो जाता है, ऑयली हो जाता है, कचकच हो जाता है। यू नो इफ यू गो बैक, मतलब मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, मैं अपनी मम्मी को बोलती थी प्लीज मुझे पकौड़े ना स्कूल के टिफिन में मत देना, बिकॉज वो बाय द टाइम मेरा लंच ब्रेक होता है वो गले में चिप चिप करते हैं। So I started doing the R&D and reinventing the recipes of parathas and pakoras to make them not soggy, not oily, and हमारे पकोड़ास they remain crispy to your doorstep. ओके 45 मिनट्स के बाद भी वो क्रिस्पी रहेंगे। फॉरगेट 45 मिनट्स, अगर आपके पास बच जाते हैं, आप अगले दिन विदाउट ऑयल, बिना ऑयल के अगर आप एयर फ्रायर में उन्हें गर्म करोगे, तेल मत लगाइएगा, ठीक है वो एज फ्रेश एज फ्रॉम द ओवन होंगे। हम्म, तो हमने बहुत ज्यादा मतलब कि R&D की, बहुत ज्यादा उसमें लॉजिक लगाया, मैथमेटिक्स लगाई, फिजिक्स लगाई, केमिस्ट्री लगाई कि जैसे बेसन होता है, बेसन की प्रॉपर्टी होती है कि गर्म हुआ तो सोक कर लिया ऑयल हाई टेम्परेचर्स पे, ठीक है लो टेम्परेचर ठंडा हुआ तो बेसन ने रिलीज कर दिया ऑयल। पराठा बॉक्स है, पराठा अगर हम पैक करके फॉइल पेपर में देंगे मॉइस्चर लूज कर देगा। हमने उसको पिज्जा बॉक्स में सर्व करना शुरू किया कि जिससे जो है वो पिज्जा बॉक्स में कितने होल होने चाहिए, 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, पहले 2 होल करके देखे, किस एंगल पे होने चाहिए, कितना परसेंटेज मॉइस्चर लूज होना चाहिए, किस चीज में मॉइस्चर लूज नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी R&D कर दी जैसे लिटरली यू नो इन प्रोडक्ट मार्केटिंग जैसे कहते हैं। और हमने फिर अपना प्रोडक्ट बनाया जो सॉगी नहीं होता, ऑयली नहीं है और आपके घर तक डिलीवरी में क्रिस्पी रहेगा। एंड इसी वजह से हमारे प्रोडक्ट ने इतना ज्यादा कस्टमर लव को जीता, क्योंकि कस्टमर ने कहा पहली बारी इतना मतलब अच्छा प्रोडक्ट खा रहे हैं अपने घर पे, अपने कंफर्ट में बैठ के। इनफैक्ट अगर ड्राइवर भी लेने जाता है पकोड़े तो वो सॉगी हो जाते हैं, बट ये हम डिलीवर करके मंगाते हैं जोमैटो, स्विगी, मैजिक पिन, ONDC से, और फिर भी ये जो है सॉगी नहीं होते। हमने 2019 में जब कोविड नहीं था हम हाइजीन किट देते थे, बिकॉज मैं दुबई से आई थी तो थोड़ी मैं सफाई को लेके क्या कहूँ, साइकिक थोड़ा जो है आई एम वेरी पर्टिकुलर, लेट्स से लाइक दैट ऑन हाइजीन। तो मेरे को तो एम्प्लॉयज रखने में बहुत दिक्कत हुई, बिकॉज मेरे को था कि ग्रूमिंग होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए, ग्लव्स पहन के काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो हम लोगों ने एट दैट टाइम, मुझे याद है, मैं जो सैनिटाइजर सैशे इम्पोर्ट कराती थी, बिकॉज 2019 में ऐसे नहीं मिलते थे
सैनिटाइजर्स इतनी इजीली, तो हम अपने हर पराठा बॉक्स के साथ, हर पकोड़ा बॉक्स के साथ एक हाइजीन किट देते थे, जिसमें एक इंफोग्राफिक था कि यूज मी बिफोर ईटिंग विच वाज अ सैनिटाइजर, use me to eat which was cutlery, use me while eating which was a dry tissue, use me after eating which was a wet tissue. तो हम ये 4 चीजें एक पैकेट में कस्टमर को देते थे, एंड कस्टमर को जब लगा कि हाँ ये हाइजीनिक प्रोडक्ट है, और मास ऑडियंस को हमने अपील कर दिया, बिकॉज हमने बहुत एक्सपेंसिव नहीं रखा अपना प्रोडक्ट, सो हमने right marketing, right pricing, right product with lot of hygiene and with lot of love. हम प्यार का तड़का लगा के अपना खाना देते हैं कस्टमर को, तो उस वजह से जो है मैड ओवर पराठास एंड पकौड़ास ने इतना मतलब कस्टमर के लव को जीता। ठीक है, तो मैम आप बताओगे कि कितना टाइम लग गया उस R&D में, जैसे आपने जब लाइक आइडिया है आपके माइंड में और उसको इम्प्लीमेंट करने तक का? 9 months 9 months एक्चुअली, जितना एक बच्चे को पैदा करने में लगता है। ठीक है, ठीक है। तो मैम जब आपने जर्नी स्टार्ट की तो आपने क्या फेस किया एग्जैक्टली? इफ यू विल आस्क मी, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपने वो क्या अप्स एंड डाउन्स देखे, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल तो आता ही है, बट जब कोई बिजनेस करता है ना, बेसिकली उसकी लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है। तो आप उस माइंडसेट से कैसे निकले कि नहीं, आई जस्ट वांटेड टू बी अ एंटरप्रेन्योर, और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया और आज आप वुमेन्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन के सामने आए? डेफिनेटली, आई थिंक मुकुल जी, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक होता है। सबसे पहले तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, अगर मैं लाउंजेस की बात करूं या बार्स की बात करूं, या जब मैं बियर ब्रांड में आई, या जब मैंने MOPP खोला, तो इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, हम सबको पता है। अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, हार्डली कोई लड़की होती थी, मैं अकेली लड़की होती थी, तो वो एक पावर, एक सेल्फ मोटिवेशन, एंड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, thanks to my family, thanks to God, कि I had that encouragement always that I am no less than a boy. तो जो है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि whether it was a male dominated industry, I did what I had to do, and obviously initially सबको लगता है लड़की कर रही है तो हॉबी की वजह से करती होगी, तो but ultimately I proved it कि it's not hobby, it's passion, it's business, it's purely business. Secondly, जो है सप्लायर्स, जो मेरे को स्टैंडर्ड सप्लाई इंडिया में जो है बहुत मुश्किल लगी, क्योंकि जैसे मुझे अब हमारा एक अनियन रिंग्स का पकौड़ा है, तो उसमें मुझे रिंग्स काटने होते हैं। अब प्याज मुझे अगर छोटा मिलेगा तो मैं कैसे रिंग्स काटूंगी? अब मुझे आलू पकौड़ा है, वो फ्लैट काटना होता है, तो अगर मुझे आलू छोटा मिलेगा तो मैं कैसे काटूंगी? तो मुझे एक साइज के आलू चाहिए होते हैं, एक साइज का प्याज चाहिए होता है, एक क्वालिटी पनीर चाहिए होता है, तो स्टैंडर्ड सप्लाई मिलना इंग्रेडिएंट्स का मुझे बहुत मुश्किल हुई। उसके बाद ये जो सप्लाई है, शुरू में जब आपके किचन कम होते हैं और आपके पास बाइंग पावर कम होती है, तो आप लोकल सप्लायर्स के साथ काम करते हो। दे वर नॉट रेडी टू वर्क विद अ गर्ल, क्योंकि उनको लगा कि लड़की के आगे लड़की, तो वो अपनी भाषा में बोलते थे कि किसी और को लेकर आओ जिससे हम बात करेंगे रेट की। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि उनको बोलो कि भाई पैसे इसी लड़की ने देने हैं, बता दे अब बात करनी है कि नहीं करनी। तो देन दे स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, अच्छा पेमेंट यही करेंगी, तो पेमेंट बिल यही साइन करेंगी। तब जाके सप्लायर्स ने मेरे से सीधे मुंह बात करनी शुरू की, वरना सप्लायर्स ही जो है दे वर नॉट रेडी। आज की डेट में भी सप्लायर्स थोड़ा हिचकते हैं, थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं मुझसे बात करने में, क्योंकि उनको लगता है कि लड़की को समझ नहीं आएगा कि क्या प्राइस है, क्या रेट है, क्या चल रहा है मार्केट में। तो एक ये चैलेंज था। थर्ड, मुझे स्टाफिंग का बहुत इशू हुआ। तो मैं जो है काइंड ऑफ कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हूँ, घर में हिंदी कम यूज होती थी, पंजाबी फैमिली से, मतलब वी आर नॉट सिक्स बट वी आर पंजाबी, तो हिंदू पंजाबी जैसे होते हैं। तो स्कूल में तो अगर हिंदी में बात की तो फाइन लगता था। तो अब स्टाफ के साथ फिर मैं दुबई चली गई, तो उसके बाद जो है स्टाफ से बात करने में और स्टाफ को हायर करने में और गुड क्वालिटी स्टाफ ढूंढने में बहुत चैलेंजेस हुए।
तो बट आई थिंक आई डिड नॉट गिव अप। मैंने अपने स्टाफ के साथ बार्टर डील कर दी कि तू मुझे अच्छी हिंदी सिखाई हो, मैं तुझे अच्छी इंग्लिश सिखाऊंगी। और मेरे स्टाफ ने मुझे माँ बहन सारी गालियां सिखा दी, मुझे जिनका मतलब भी नहीं पता होता था, तो मैं अब उन्हें क्लियरली बोल सकती हूँ। तो आई थिंक सो दिस इज, अगर आपका माइंड ओपन होता है, ब्रेन ओपन होता है, आपको लगता नहीं कि कुछ गलत है, और आप अपने कहते हैं ना तन मन धन से, पैशन से काम कर रहे हो, तो आप हर चीज सीखते भी हो और हर चीज की प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हो। तो मैंने हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और उस वजह से कभी मैं रुकी ही नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों, तुम सुन रहे हो कि मैम ने कैसा कैसा टाइम देखा है बेसिकली, कि सब कुछ होने के बावजूद भी इतने हार्डल्स इस बिजनेस में मैम को देखने पड़े। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है और आप चाहते हो कि हम मैम से पूछें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में भी हम मैम से उसके बारे में बात कर सके। मैम, जैसे जो है आपका नेम है MOPP, ब्रांड का नेम, वो काफी यूनिक है। और आपको पता होगा कि मॉनसून के टाइम पे, इस टाइम पे तो खासकर हर घर में पकोड़े और परांठे की डिमांड बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें स्पेशली पंजाबी फैमिली की, तो कहते हैं कि उनका ब्रेकफास्ट तो बिना परांठे के होते नहीं है। बट एक हार्श रियलिटी में इंडिया में ये भी है कि जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, वो 60% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो आपको कैसे लगा कि आप ये पर्टिकुलर ब्रांड को स्केलेबल बिजनेस तक लेके जा सकते हो, और आप एक पर्टिकुलर एक शॉप पे लिमिट रह के नहीं रहोगे? एक्चुअली जब भी आप देखिए कि स्ट्रीट फूड को आप ऑर्गेनाइज सेगमेंट में लाते हैं, आपके सामने एक सक्सेसफुल एग्जांपल है वाव मोमोज। या कैसे वाव मोमोज ने एक मोमोज को स्ट्रीट फूड से एक ऑर्गेनाइज मिड सेगमेंट में लेकर गए। तो मेरा आइडिया वही था कि ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में जो स्ट्रीट फूड है, विच इज पराठास एंड पकोड़ास, उसकी मार्केट साइज बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि आज की डेट में कंपटीशन भी आ जाए, बेसिकली पकोड़ाज में हमारा कोई मेजर कॉम्पिटिटर अभी भी नहीं है, पराठास में है एक दो, बट मैं कह रही हूँ कि कंपटीशन आ भी जाए, तब भी जो मार्केट साइज है दैट इज ह्यूमंगस। तो वी विल अचीव आवर टारगेट और आवर विजन easily because हमारा विजन इज जस्ट लाइक अ स्मॉल पाई इन द होल मार्केट साइज। तो इसलिए I got that inspiration that why not convert it to a hygienic mid-segment target audience, street food like parathas and pakodas किसी और ने नहीं किया। So सागर ने मोमोज को करके दिखाया, और शायद हम जो है पराठास और पकोड़ास को करके दिखाएंगे। ठीक है। तो that is one part। Second, आपने कहा कि लिमिट एक पे नहीं छोड़नी, तो अब हमारे ब्रांड्स हैं। एक ब्रांड का नाम है मीली, योर एवरीडे मील, जहाँ पे हम थालीज, राजमा चावल, कड़ी चावल, चपाती, तिगोना पराठा, ऐसी चीजें सेल करते हैं। एंड मीली बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है हमारा। हम बहुत सारे ऑफिसेज में सब्सक्रिप्शन मॉडल पे खाना देते हैं, लाइक कंटिन्यूसली एवरी डे डिफरेंट थाली। तो आप यू कैन चूज योर थाली, आज मुझे दाल मखनी खानी है, आज मुझे राजमा खाना है, आज मुझे छोले खाने हैं, वो घर जैसा खाना है। थर्ड हमारा ब्रांड है यम बिरयानी बोल्स। अगेन मैंने यहाँ पे किसी बड़े बिरयानी ब्रांड के साथ compete नहीं किया है, हमने स्ट्रीट वाली बिरयानी को अपग्रेड किया है और उसको एक बोल में दिया है। नो हांडी, नो फैंसी, नो ड्रामा। जिससे सपोज हम बैठे हैं, आपको वेज बिरयानी खानी है, मुझे चिकन बिरयानी खानी है, और हम कौन सी मंगाए फिर? तो अगर हम मंगाएंगे तो या तो हमें शेयर करनी पड़ेगी, या हमें फेंकनी पड़ेगी, या हमें किसी और को बांटनी पड़ेगी। सो ये जो है, यू कैन कस्टमाइज एंड चूज योर बिरयानी वेरिएंट एंड चूज योर स्टाइल, चूज योर साइज, चूज योर क्वांटिटी, चूज योर प्रोटीन। सो हमने इसको अफोर्डेबल रखा है, इंडिविजुअल साइज में रखा है, तो कॉर्पोरेट्स एंड जो लोग काम करते हैं एंड जिससे आपको शेयर ना करनी पड़े, हमने बिरयानी बोल्स लॉन्च किए जिसका नाम है यम बिरयानी बोल्स। अगेन वी आर अपलिफ्टिंग द स्ट्रीट बिरयानी इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड हाइजीनिक सेगमेंट। देन वी हैव अ ब्रांड कॉल सासी इंडियन, जहाँ पे आपके इंडियन, नॉर्थ इंडियन कबाब्स हैं, करीज हैं, तो वो हमने एक्सपैंड किया। फिर एक हमारा ब्रांड है खिचड़ी इन अ बोल। सो इट्स अ प्योर वेजिटेरियन ब्रांड। उसमें 14 तरीके की हेल्दी खिचड़ीज हैं
पालक खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी, एंड उसको पापड़ के साथ, रायता के साथ, पिकल के साथ हम लोग देते हैं। एंड वो भी बहुत अच्छा पिकअप किया है, वो हमारा नया ब्रांड है। और सो इसलिए हमने ब्रांड्स भी बहुत सारे लॉन्च किए हैं। अभी क्यूजीना के साथ जुड़ के स्विगी के 2 ब्रांड्स हैं, एक द बोल कंपनी एंड एक होमली, वो भी अब हमारे पोर्टफोलियो में आता है। वो भी हम हर जगह एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अभी हमने अपने किचन्स और ये ब्रांड्स हैदराबाद में खोले हैं, बैंगलोर में खोले हैं। वी आर इन दिल्ली एनसीआर ऑल्सो। एंड एज आई टोल्ड यू कि हमारी विजन 1000 तक है। तो अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करके आप कुछ खोलते हो, तो एक विजन होनी चाहिए, कि कोई बड़ी विजन होनी चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ, यहाँ मुझे पहुंचना है। एंड एवरी डे इज अ स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द बिगर गोल। तो हर रोज एक छोटे गोल को अचीव करना होता है, तब जाके आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो बड़े गोल की तरफ। बिल्कुल। पर मैम, आप ये नहीं समझते कि जब आपने इतने सारे ब्रांड्स को लॉन्च कर दिया है और काफी सेग्रीगेटेड हो गई हैं चीजें, बट इतनी सब चीजों को एक साथ संभालना बहुत भारी काम और बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो आप इतनी सारी चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हो? क्या एक पूरी टीम है, या आप इकलौते एक ऐसे हो कि कहते हैं ना कि वन वुमन आर्मी टाइप, कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, तो उसको आप किस तरह से चीजों को मैनेज कर रहे हो? आई थिंक सो, एक चाय की दुकान भी अकेले कोई नहीं चला सकता। तो इट इज ऑब्वियसली अ टीम। एंड जब हम मेरे को फर्स्ट फंडिंग मिली थी, एंड माय हस्बैंड आल्सो जॉइंड एमओपीपी फूड्स। मुझे को फाउंडर चाहिए था जिसको मैं ट्रस्ट कर सकूं। तो आई थिंक सो हस्बैंड से बेटर ट्रस्टेबल को फाउंडर मिल ही नहीं सकता किसी को। तो माय हस्बैंड इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस, एंड माय सन आल्सो हेल्प समटाइम्स, दो ही इज बिजी इन हिज स्टडीज, बट स्टिल। सो एंड वी हैव अ वेरी नाइस टीम। अब क्यूजीना की टीम भी है। वी हैव वेरी गुड कॉर्पोरेट स्टाफ। एंड आई विल से कि जो भी मैं हूँ, विच इज ऑल थैंक्स टू गॉड, all thanks to my family, and all thanks to my team. So मैं टीम को कभी नहीं भूल सकती। So I work like a family. We call it MOPP family. Okay. And there is not even a single day शायद मैं अपनी टीम के लिए प्रेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपनी ग्रो करती है तो टीम ग्रो करती है, टीम ग्रो करती है तो कंपनी ग्रो करती है। दोनों को ग्रो करना साथ साथ में जरूरी है। सो आई ऑलवेज गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ESOPs टू माय टीम मेंबर्स, जिससे उनको भी लगे कि वो इस पूरे वेंचर का हिस्सा है। तो अक्सर जब भी हम लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं तो हम है ना एग्जाम्पल देते हैं कि आपको रतन टाटा से सीखना चाहिए कि उन्होंने टाटा को इतने बड़े लेवल पे लेके गए, टाटा सन्स, टाटा स्टील, सब कुछ। तो मुझे लग रहा है कि वो इंस्पिरेशन हम गीतिका मैम से भी ले सकते हैं कि कैसे इन्होंने बताया कि लीडरशिप क्वालिटी होना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमारी कंपनी या कोई भी अपनी एक कंपनी चला रहा है, उसकी सारी, हम ये कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस उसकी टीम पे डिपेंड करती है। कि अगर टीम में कॉन्फिडेंस है, टीम सपोर्टिव है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस कंपनी को ऊपर जाने से रोक सकती है। तो मैम, इट्स वेरी इंस्पायरिंग, मतलब कहते हैं। तो मैम, काफी देर से ना मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि आपका ना 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी और मार्केटिंग का, इसमें इंडस्ट्री में। तो आपने वो सेफ जोन छोड़ के और एंटरप्रेन्योर का सोचना, ये बहुत रिस्की खेल हो सकता था। तो मैम, वो मोमेंट बताओ हमारी ऑडियंस को कि जब आपके माइंड में ये आया कि अब हो चुका है, अब आई नीड टू स्विच, कि अब मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो बनना है। तो वो आइडिया कहाँ से आया और फिर वो आपने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया? देखिए, हम हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्किल या कोई ना कोई पैशन होता है। अगर आप अपने पैशन को अपनी जॉब में कन्वर्ट कर ले तो लाइफ सेट हो जाती है। कोई बंदूक नहीं चाहिए कि यार ऑफिस जाओ, उठो ऑफिस जाओ, वो होना चाहिए। अगर वो हमने अचीव कर लिया, देन वी आर वेरी लकी। बट यस, हमें पहले उसकी मार्केट फिजिबिलिटी चेक करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए यार मेरा पैशन है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी करने का, लेकिन उसकी मार्केट ही नहीं है,
कस्टमर ही नहीं है, तो हमें तब नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसकी मार्केट फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, मार्केट में डिमांड कितनी है, मार्केट साइज कितना है। और अगर हम अपने पैशन को अपने बिजनेस या अपनी जॉब में कन्वर्ट कर लें तो दिस इज द लकीस्ट थिंग और वेरी नाइस ब्लेसिंग कि गॉड की हमें मिल जाती है। तो आई थिंक वो मेरे साथ हुआ। मेरा पैशन फूड है, ओके मेरा निकनेम फूडोहॉलिक है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। मेरे पास स्ट्रॉन्ग एक ब्लेसिंग है कि मेरा फूड पैलेट बहुत सॉर्टेड है। मैं टेस्ट करके आई थिंक दिस इज गॉड हैज ब्लेस्ड दिस स्किल विद टू माय सन आल्सो। हम टेस्ट करके बता सकते हैं इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये कम है। ओके सो दैट स्किल इज देयर। सो अगर आपका स्किल है और आपका पैशन है और आपका शौक है, उसको मैंने बिजनेस बना लिया, तो मुझे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं इंटरनली हमेशा से मोटिवेटेड थी, यार फूड में कुछ करना है। तभी एंटरप्रेन्योर बनने से पहले भी मैंने 2-3 जगह इन्वेस्ट किया हुआ था, छोटा मोटा रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, जैसे मैंने आपको बताया, बिकॉज मैं फूड में कुछ ना कुछ करना चाहती थी। बट देन मैंने फूड में पढ़ाई मार्केटिंग तो की थी। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट, आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर, आई हैव डन डुअल स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। और मैंने उसके बाद QSR का कोर्स भी किया। मैंने फूड के ऊपर भी कुछ स्टडीज की। तो आई थिंक कि पैशन और जॉब रोल को जब कंबाइन करना होता है तो वो स्टेप लेना बहुत इजी होता है। बट यस, एक बहुत मजेदार बात है कि पहले मेरा PA होता था, वो सब कुछ करता था, वो मेरा कैलेंडर करता था। आज मैं, जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपको ये जरूर याद रखना है कि आपके लिए कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। मैंने टेबल भी साफ किया हुआ है। अगर हाउसकीपिंग वाला लड़का नहीं आया और कस्टमर आया है और उसकी लस्सी गिर गई है, तो आप हाउसकीपिंग वाले लड़के की वेट नहीं करेंगे, आप जाके खुद टेबल साफ करेंगे। तो आपके लिए कोई काम बड़ा, कोई काम छोटा, ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्टाफ को भी यही बोलती हूँ कि हम लोग सब, एज ऑफ टुडे भी सब लोग सब कुछ करते हैं। तभी जो है मेरे स्टाफ को नहीं लगता कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है। तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए कि भाई मैं सीखने के लिए अभी भी रेडी हूँ। सीखने की कोई एज नहीं होती, सीखने के लिए कोई बार नहीं होता कि भाई तुम सीख सकते हो और तुम नहीं सीख सकते हो। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका माइंडसेट, आपका ब्रेन, आपका हार्ट इज रेडी टू लर्न एंड इज रेडी टू एक्सप्लोर। पहले मेरा कैलेंडर कोई मैनेज करता था, अभी मैं 100 लोगों का रोटा मैनेज करती हूँ। तो इट्स लाइक दैट। तो आई थिंक दैट बिकम्स एन ईजियर स्टेप रादर देन अ डिफिकल्ट स्टेप। एंड ऑल्सो आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, 6 महीने तक शायद आप अपनी सैलरी ना निकाल पाए। मैंने भी नहीं निकाली थी, मैंने तो और ज्यादा दिन नहीं निकाली थी, बिकॉज मेरा जो पैसा आया मैंने उसको स्केलिंग में लगा दिया, आगे खोलने में लगा दिया। तो कई बार 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक आप अपनी सैलरी नहीं निकाल पाते। तो आपके पास बैंक अकाउंट में कम से कम 6 महीने के लिए अपनी फैमिली को रन करने के लिए पैसे चाहिए। वो अगर आपके पास है और आपके पास पैशन है और आप अपने पैशन को, अपना एक मार्केट एक्सेप्टेंस है आपके पैशन की, एक मार्केट नीड है, तो प्लीज आप अपना बिजनेस जरूर शुरू करें। मैंने भी वही किया था, बट फाइनेंशियल बैकिंग होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फंस जाएंगे चक्रव्यूह में। बिल्कुल। ये मैम ने बहुत बड़ी बात बोली है कि कुछ भी करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्योंकि क्या पता आगे क्या होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। जरूरी नहीं है सक्सेस मिले और जरूरी नहीं है। तो जैसे आपको, जब आप बिजनेस स्टार्ट करें, आपको माइंड में पॉजिटिव सोचना है कि चलेगा ही चलेगा, नेगेटिव नहीं सोचना। ऑलवेज मैनिफेस्ट कि अच्छा चलेगा, तो अच्छा चलेगा। बट 0.1% अगर नहीं चला तो उसके लिए बैकअप होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, आई एम एजुकेटेड, तो मुझे पता था कि बाय चांस, मैंने मतलब नेगेटिव नहीं बोलती, बट अगर किसी का अगर नहीं चलता तो वो वापस, अगर उसने पढ़ा लिखा है या उसके पास स्किल है, तो प्लान भी हमेशा आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए या पेपर में क्लियर होना चाहिए। ठीक है मैम, आपको एक बात पता है कि इंडिया में ना स्ट्रीट फूड हमारी इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, पर सबसे बड़ा जो इशू हम फेस करते हैं वो करते हैं हाइजीन का।
तो जब आपने ये अपना ब्रांड बनाया था MOPP, तो ये आपने कैसे इंश्योर किया कि मैं टेस्ट के साथ साथ हाइजीन क्वालिटी का भी ध्यान रखूंगी? मेरे को कभी ये सोचना ही नहीं पड़ा क्योंकि मैं अच्छा। खुद बहुत हाइजीनिक हूँ। हाँ, मुझे पता है कि वही खाना रोज सुबह मैंने टेस्ट करना है। ठीक है। वो खाना मैं जो है अपने बेटे को भी खिलाती हूँ। तो इसलिए अगर मैं अपना खाना खुद खाती हूँ, अपने बच्चे को खिलाती हूँ, तो ऑब्वियसली वो हाइजीनिक होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मेरी कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। मेरे घर में एक मेड है जो 7 बजे से 7 बजे तक आती है। उसका काम है सिर्फ सफाई करना। वो कोई खाना नहीं बनाती, वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ सफाई करती है 12 घंटे। तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि सबके घर में ना 2 घंटे वाली सफाई वाली लगी है, वो आती है सफाई करती चली जाती है। तो तेरे घर में एक है, मैंने उसको कहा तू 6 घर में नहीं करेगी, देखो जितने 6 घर वाले पैसे देते मैं तुझे एक में दे दूंगी, पर तूने सिर्फ सफाई करनी है। सो आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाइजीन, क्लीनलीनेस। सो दिस इज नॉट ओनली पर्सनली बट ऑल्सो प्रोफेशनली। मेरे किचन्स, जब कोई और इन्वेस्टर या कोई भी बाहर से आता है, वो कहते हैं हम बिलीव ही नहीं कर सकते हम किसी कमर्शियल किचन में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना हाइजीनिकली क्लीन होता है, साफ सुथरा होता है, हर चीज स्टेरिलाइज होती है, हर चीज की SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पॉलिसीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, हर चीज के लिए एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो इतना ज्यादा हर चीज के लिए मैं पर्टिकुलर हूँ हाइजीन को लेके, क्योंकि मुझे भी तो खाना है। बिल्कुल। अगर मैं खा रही हूँ, मेरा बच्चा खा रहा है, तभी तो मैं कस्टमर को दे सकती हूँ। तो वो एक पर्सनल ट्रेट है जो बचपन से है। मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं दुबई से इंडिया आती थी तो मम्मी 1 हफ्ते पहले से मेरा कमरा साफ कराती थी। कहती थी फिर भी इसको कोई मिट्टी दिख जाएगी, प्लीज तुम रोज इसका कमरा साफ करो, क्योंकि इट्स योर पर्सनल क्वालिटी, इट्स योर पर्सनल ट्रेट, जैसे हर किसी की होती है। तो हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इज माई स्ट्रेंथ, इज माई क्वालिटी। ओके। तो मैम एक चीज बताओ कि जैसे हम इंडिया में अगर देखें ना, तो फूड एंड बेवरेज का जो बिजनेस है उसको स्केल करना ना इतना टफ है, क्योंकि हर साल 60% से ज्यादा जितने बिजनेस वो हर 2 साल में बंद हो जाते हैं। तो आपने अपने बिजनेस के लिए क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजी बनाई, और आने वाले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग है कि इसको किस तरह से आप ऊपर लेके जाओगे? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ। बिकॉज ये बिल्कुल सच है। जितने बिजनेसेस खुलते हैं बहुत सारे उसमें से बंद हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो लोगों में पेशेंस भी नहीं होती कुछ लोगों में कि उसको चलाएं, बट बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेलिंग, मार्केटिंग और बहुत कुछ करना पड़ता है। जोमेटो स्विगी से बहुत डेटा लेना पड़ता है, और अब तो वो लोग डेटा देते हैं। अच्छा। मतलब एटलीस्ट आपको आना चाहिए मांगना, तो पूरी फनल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कितने लोगों ने मेन्यू खोला, कितने लोगों ने अपनी कार्ट में ऐड किया, कितने लोगों ने जो है ऐड करके मे बी डिस्काउंट की वजह से या प्राइस करके नहीं खरीदा, कितने लोगों ने खरीदा, कितने लोगों ने देख के बंद कर दिया, कितने लोगों ने खोल के बंद कर दिया। सारा डेटा मिलता है जोमेटो से। तो अगर आप एक फूड बिजनेस हैं तो प्लीज जोमेटो स्विगी से ये डेटा को मांगिए, वो देंगे। उनको थोड़ा खिलाइए पिलाइए, थोड़ा खुश करिए, वो देंगे ये डेटा। और मेन चीज है एग्जीक्यूशन में। और अब मैंने नोटिस किया कि जब से हम क्यूजीना के साथ जुड़े हैं तो क्यूजीना का मॉडल ना बिल्कुल अलग है। अच्छा। और वो है हमारी स्ट्रैटेजी ग्रोथ की, क्यूजीना का मॉडल। तो क्यूजीना क्या करता है, बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट्स खोलना चाहते हैं लेकिन शायद उनके पास वो बैंडविड्थ, वो स्किल, वो सब नहीं है। तो क्यूजीना के साथ जुड़ के हम क्या करते हैं, सपोज आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम पूरा रेस्टोरेंट सेटअप करके देंगे, हम आपको ऑर्डर्स भी ला के देंगे। आपने बस SOP के हिसाब से, जिस हिसाब से हम कहते हैं खाने को पैक करके देना है, खाना भी हम देंगे, सारी कुछ हमारी रेसिपी होगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस खाने को सुंदर तरीके से, क्योंकि खाना सुंदर दिखना चाहिए। जितना मर्जी स्वाद हो, अगर वो सुंदर नहीं दिखता मैं नहीं खा सकती, अगर मैं नहीं खा सकती तो आप नहीं खा सकते। तो इसलिए वो सुंदर दिखना चाहिए। सुंदर दिखने के लिए पैकिंग अच्छी करनी चाहिए। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मैं आज बता रही हूँ कि डिलीवरी बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होना है, क्योंकि डिलीवरी बिजनेस में खाने का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी बिजनेस में जो है
पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी बिजनेस में खाना स्वाद दिखना भी चाहिए और स्वाद टेस्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने हमारे खाने को बस अच्छे से पैक करना है, तो आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपका बिजनेस सेटअप करके देंगे। हम पूरा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे खाने की, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे टेस्ट की, आपने सिर्फ उसकी पैकिंग करनी है। तो हम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, रेस्टोरेंटियर्स को एक चांस देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। हम उसे फ्रेंचाइजी नहीं बोलते, हम उसे पार्टनर मॉडल बोलते हैं, क्योंकि हम उनको एज अ पार्टनर ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे, क्योंकि उनकी सेल में से एक परसेंटेज हमको मिलेगी। तो अगर वो ज्यादा सेल करेंगे तभी तो हमें ज्यादा मिलेगा, अगर वो कम करेंगे तो हमें भी कम मिलेगा। तो लोग इसको नॉर्मल इंग्लिश में फ्रेंचाइजी मॉडल बोलते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी है ग्रोथ की। हम अपने फ्रेंचाइजीज देते हैं, अपने सारे ब्रांड्स की भी देते हैं। आप अगर ब्रांड चूज करना चाहो तो हम चूज करके भी देते हैं। अगर आप कहो हमें सातों ब्रांड की चाहिए, हम सातों ब्रांड की देते हैं। अगर आप कहो हमें 5 सिर्फ मील ब्रांड्स की चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पीजीज बहुत हैं, ऑफिस बहुत हैं, हमें सिर्फ दाल चावल वगैरह मीली की चाहिए। मीली फ्रेंचाइजी में बहुत सक्सेसफुल है, तो हम मीली की देते हैं। कोई कहेगा कि भाई मैड ओवर पराठास एंड पकौड़ास की चाहिए, प्लस मील्स की चाहिए, तो हम आपको अपना ब्रांड देंगे, आपको अपना खाना देंगे, अपनी मैजिक रेसिपीज, हम सब कुछ देंगे। आपको सिर्फ उसे सुंदर तरीके से एसओपी के हिसाब से पैक करके कस्टमर को देना है। ठीक है। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप रेस्टोरेंट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो प्लीज गेट इन टच विद मी एंड हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी देंगे। यही स्ट्रैटेजी है हमारी कि हम इस तरीके से पूरे इंडिया में और शायद इंडिया से बाहर 1000 किचन खोल पाएंगे। ठीक है। तो मैम, अगर हम अगले 5 साल की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि एमओपीपी आने वाले टाइम का मैगडी ऑफ परांठास बन सकता है? बिल्कुल। अच्छा। 100 में से 100 मुझे लगता है। ठीक है। एटलीस्ट सिर्फ अगर एक ब्रांड नहीं, बट एमओपीपी फूड्स अलोंग विद ऑल द ब्रांड्स, हम लोग जो हैं मैगडी ऑफ इंडिया, एंड इंडिया को लोकल गोज ग्लोबल, हम मेड इन इंडिया को बाहर भी लेके जाएंगे। अच्छा, तो ये काफी इंस्पायरिंग होता जा रहा है पॉडकास्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैम की जो थिंकिंग है ना कि हमें ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, और सबसे बड़ी बात जो होती है कि यंग एंटरप्रेन्योर को ये नहीं पता होता कि हमें करना कहाँ से स्टार्ट है, तो मैम आपकी उस चीज में भी हेल्प कर देंगी, क्योंकि मैम का कहना है कि हम एज अ टीम काम करते हैं रादर देन कि हमें सिर्फ सेल्स चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। तो मैम, ये तो काफी प्रोफेशनल बातें हो गई, अब थोड़ा सा पर्सनली चलते हैं। मैम, जब आपके माइंड में ये चीजें आई कि मुझे अपना एक ब्रांड स्टार्ट करना है, और आप काफी सेटल्ड जॉब में थे, और आपको पता है कि जो हमारी सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी, उसमें हम ये मानते हैं कि वुमेन इतना कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनका काम है घर संभालना, और शादी के बाद तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ जाती हैं कि लेडी की जिंदगी है ना, या तो सिर्फ करियर में रहेगी या बच्चे में रहेगी, बस उसी में उलझती चली जाती है, वो वेब में फंस जाती हैं। तो आपको कैसे लगा, और ये कितना इंस्पिरेशनल रहा आपके लिए, और इस जो जर्नी में आपका साथ सबसे ज्यादा किसने दिया? सो प्रायोरिटी वाइज बोलती हूँ, सो थैंक्स टू गॉड, जय साई राम, शुक्राना गुरु जी। So God has been really kind. God has helped me always, and I just hope and pray कि भगवान हमेशा मेरे साथ रहें और मदद करते रहें। My parents brought me up like a boy. So second, मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से मैं ऐसी इतनी बोल्ड हूँ कि मैं आपके चैनल पे भी बोल पाई कि भाई मुझे तो लोकल स्टाफ हैंडल करते करते माँ बहन की गालियां भी आ गई। तो जो है, तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स। देन माय हस्बैंड is the backbone of my success. Okay. He has always motivated me. तो अगर आप पूछो, अगर मैं कहीं पे भी डामाडोल हो जाती हूँ, जो हर कोई होता है, मैं जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ, बट लाइफ में फेजेस आती हैं। आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस वक्त my husband really supports me. My son, my in-laws, I have my mother-in-law living with us. Okay. And she has been a pillar support. My son
is the most independent child I have known. अगर मैं करोड़ों बच्चों को जानती हूँ मेरे ख्याल से, और ये जो मैड ओवर पराठास एंड पकोड़ाज है, ये गिरिक ने ही इसका ब्रांड नेम दिया है. Okay. माय सन्स नेम इज गिरिक. सो मुझे याद है जब मैंने शुरू में लाउंज जाना शुरू किया तो मेरे टाइमिंग्स होते थे 4 PM to 4 AM. तो वो स्कूल से आता था एंड सीधा लाउंज आता था एंड वहीं पे मैं उससे होमवर्क कराती थी. एंड सो ही हैज सीन एवरीथिंग. वो 8 साल का था, उसने लोगों को ड्रंक होते हुए देखा है, उल्टियां करते हुए देखा है, किस करते हुए देखा है, सब कुछ करते हुए देखा है. तो ही हैज बीन ब्रॉट अप लाइक अ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट चाइल्ड. सो बहुत इंडिपेंडेंट है. तो मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती. मैं फुल टाइम वर्किंग रही हूँ. मैंने कभी सबैटिकल नहीं लिया. वो 40 डेज का था, मैं बैक टू ऑफिस थी. तो यहाँ तक कि मैंने उसको 9 months तक ब्रेस्ट फीड किया, बट यूजिंग अ ब्रेस्ट पंप. तो हमारे ऑफिस में मेरे बॉस ने एक रूम बना दिया था जहाँ से कैमरा हटा दिया था. तो आई हैड अ मोबाइल रेफ्रिजरेटर जहाँ पे मैं अपना आई यूज टू पंप मिल्क, कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर, कैरी इट. सो ही वॉज ऑन माई मिल्क बट आई वॉज फुल टाइम वर्किंग. तो ये एक अंदर से बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है. सो आई विल से थैंक्स टू माई family, my sisters who always motivated me, and my husband also. मेरे husband ने कभी ये नहीं बोला कि घर बैठो. हमेशा ये बोला कि you have so much capability, have so much skill, you have to help create employees, make the ecosystem little better. We do lot of community service. Okay. मेरे सन ने एक NGO भी खोला है जिसका नाम है सेलिब्रेट स्माइल्स. Okay. So we are doing community work since years. So and like is it a part of CSR? Kind of CSR. Okay. Yes, जिसमें हम बहुत सारा but it is in my son has started it. Okay. पहले हम MOPP की तरफ से करते थे. We call it MOPP cares. एक हाथ करके हमारा लोगो है MOPP cares, जिसमें हम बहुत CSR करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MOPP. बट क्योंकि मैं पर्सनल बता रही थी तो दिस इज मोर लाइक पर्सनल, नॉट MOPP. Celebrate Smiles is a personal NGO which my son started. Okay. So he does a lot of community service. Every week वो hours देता है community service के लिए, and he helps lot of children who cannot afford education. तो वो अपने पिगी बैंक से हेल्प करता है, फंडिंग करता है, और बहुत सारे वॉलंटियर्स में वॉलंटियर होता है. एंड ही डज लॉट ऑफ कम्युनिटी सर्विस. सो आई थिंक सो इट्स द फैमिली, इट्स द कल्चर, इट्स द बैकग्राउंड, सो विच हैज हेल्प्ड मी ऑलवेज. तो आज सुबह जैसे मैंने इस पॉडकास्ट के लिए आना था, बहुत बारिश हो रही थी एंड इट वाज लॉट ऑफ ट्रैफिक, एंड टुडे माय सन हैड अ हॉलिडे. तो मैं सोच रही थी और मैं वहाँ बैठ के कंफ्यूज थी, यार जाऊँ ना जाऊँ. मैंने मुकुल जी को टाइम दे रखा है, बहुत बारिश हो रही है, 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में, पूरा दिन खराब हो जाएगा. तो आई वॉज थिंकिंग ऑन द breakfast table. So my son came, what are you thinking? So I said, I'm just thinking of it. You have committed somebody, you must go. तो मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया कि आपने किसी को जबान दी और आपको जाना चाहिए, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैंने कहा बिकॉज आपकी भी छुट्टी है बड़े दिनों के बाद. तो ही सेड डजंट मैटर, प्लीज मम्मा गो. तो आज ही की बात है कि मेरे ही बेटे ने मुझे ही याद दिलाया कि आपने किसी को जबान दे रखी है, फुलफिल इट. सो दिस इज अ कल्चर व्हिच इज इन आवर फैमिली. या बिल्कुल. तो मैम एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बेसिकली जब इंडिया में कोई लड़की फूड ब्रांड स्टार्ट करती है ना, तो अक्सर लोग उसको हॉबी समझते हैं, उसको बिजनेस नहीं समझते. तो कभी आपने इस जर्नी में कभी ये फेस किया कि आपने जेंडर इशू फेस किया हो कि जेंडर बायसेस मैं फील कर रही हूँ कि हाँ कि मैं शायद इस बिजनेस के लिए नहीं बनी? जेंडर बायसेस तो हमेशा रहता है. जैसे कि मैंने आपको बोला, सप्लायर्स बात नहीं करना चाहते, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है लिकर की, लाउंजेस की, रेस्टोरेंट्स की. तो वो जेंडर बायसेस तो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से शायद मुझे नहीं पता कितना रहेगा नहीं रहेगा. लाइफ इज चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, वर्ल्ड इज चेंजिंग, कम्युनिटी इज चेंजिंग. तो बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड कि भाई मैंने ये सोचा है, मैंने ये करके दिखाना है तो करके दिखाना है. तो
जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने हिंदी में फ्लुएंट हो गई, मैं हर चीज में उनकी भाषा में उनसे बात करने लगी कि उनको कंफर्ट मिले, क्योंकि आप अगर किसी से उनकी भाषा में बात करते हो तो उनको कंफर्ट लगता है। तो आपके पास हर प्रॉब्लम को मैंने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, वेदर वो कोविड है, वेदर वो जेंडर बायसेस है। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस हैज एवर स्टॉप्ड मी, बट यस, जेंडर बायसेस इज देयर। ओके, पर तब भी आप इस ब्रांड को इतने ऊपर तक लेके गए, तो मैम लाइक यू आर इंस्पिरेशन टू यूथ, आई एम लाइक जेन्युइनली सेइंग दिस थिंग। सो आई जस्ट होप, तो मैं तो हर यूथ को यही कहूंगी कि अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, कोई भी पैशन है, तो आप उसको रोकिए मत। अगर उसकी मार्केट डिमांड है तो जरूर एक बारी ट्राई, तो कहते हैं ना, बनता है। बाद में ये ना लगे कि यार ट्राई क्यों नहीं किया। बिल्कुल। तो मैम एक चीज बताओ कि रिपोर्ट के हिसाब से ना, फिक्की का कहना है कि इंडिया का जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट है 2025 में वो 827 बिलियन क्रॉस करेगा। तो आपको क्या लगता है कि एमओपीपी इस ग्रोथ वेव का यूज कर पाएगा, और इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? तभी तो 1000 किचन खोलेंगे। अच्छा। क्योंकि ये डेटा है क्योंकि ये डेटा आपके पास भी है, ये डेटा मेरे पास भी है। ठीक है। तो इसीलिए तो हम 1000 किचन करेंगे, और इसी स्ट्रैटेजी से करेंगे कि हम जो आने वाले बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आने वाले बच्चे, आने वाले लोग, कोई बैंकर है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई ना कोई कभी ना कभी अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, उनको हम खुलवा के देंगे, उनके साथ हम जुड़ेंगे, एक फ्रेंचाइजी की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह। और इस तरीके से हम उनके साथ जुड़ के 1000 किचन पूरे इंडिया में, और शायद मैंने कहा इंडिया से बाहर भी खोलेंगे। एंड तो यही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और इस डेटा में जो आप कह रहे हैं कि ये मार्केट साइज है, इसका हिस्सा हम जरूर बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रेस्टोरेंट तो मैं ही मैम के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि ताकि हम क्रेडिबिलिटी दे सके अपने ऑडियंस को। बिल्कुल। ठीक है। तो मैम देखो, आजकल है ना, आपने काफी रील्स देखी होंगी कि कोई भी फूड ब्लॉगर किसी भी शो पे जाता है तो उनसे पूछता है ये क्या डाल रहे हो, तो कहते हैं सीक्रेट मसाला। हाँ। ये हमारा सीक्रेट मसाला है। पर मुझे लगता है कि फूड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो कहते हैं कस्टमर रिटेंशन का। तो आपके लिए कस्टमर रिटेंशन का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, कि आप कैसे उनको पकड़ते हो कि हाँ यू हैव टू बी विद अस ओनली? आपको पता है कि फूड इंडस्ट्री में कस्टमर रिटेंशन बहुत लो है। हाँ, क्योंकि फूड के पास, कस्टमर के पास बहुत चॉइसेस हैं। वो ऐसे करता है तो ऐसे करता रहता है, तो रेस्टोरेंट आते रहते हैं। एक बार आप ऐप खोल लो, 500 600 700 रेस्टोरेंट तो होते ही हैं। कस्टमर रिटेंशन बहुत मुश्किल है फूड बिजनेस में, और आप बिलीव नहीं करेंगे, बट ये जोमेटो स्विगी का ही डेटा है, मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा। हमारे ब्रांड्स में जो एवरेज कस्टमर रिटेंशन है वो है 60%, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है। अच्छा। फूड इंडस्ट्री में किसी की 60% नहीं होती। तो उसकी जो, अब मैं आपको आपके पॉडकास्ट पे अपनी सीक्रेट डिक्लेयर करती हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर रिटेंशन आपका फूड इंडस्ट्री में हो, आपके ब्रांड का, आपके खाने का, सो आपके 2 ही मंत्र हैं, लेट्स से 3 मंत्र हैं। ठीक है। पहला मंत्र खाना, टेस्ट। ठीक है। सेकंड पैकेजिंग। थर्ड जो है, आपने उन दोनों का मिक्सचर कैसे करके कस्टमर को देना है। ठीक है। सो इन शॉर्ट, फूड फूड फूड। अगर आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक पूछती हूँ, आप मुझसे इतनी देर से पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं आपको एक बिरयानी खिलाऊं जो आपको बहुत पसंद आ जाए, और आपके कहते हैं ना शेर के मुंह पे खून लग जाए, बिल्कुल, तो आप वो बिरयानी दोबारा मंगाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। तो बस, सो आप अपनी फूड में, अपने प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। बहुत सारे लोग 2 पैसे बचाने के लिए फेक इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंटियर्स फेक या एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स यूज कर लेते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। देना था 100 ग्राम, दे दिया 80 ग्राम। आपका पेट ही नहीं भरा, आप कहोगे यार इससे नहीं मंगाना, मेरा इससे पेट नहीं भरा। कभी कम है, कभी अच्छा नहीं है, कभी एक्सपायर्ड है। तो आप अपने, अगर आप लॉन्ग टर्म की गेम खेलना चाहते हो तो कभी भी अपने प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ठीक है। ये मेरी सबसे
इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है आजकल के रेस्टोरेंटियर से, क्योंकि सब शॉर्टकट चाहते हैं। सब चाहते हैं कल मैं करोड़पति बन जाऊं, तो कल करोड़पति बनने के लिए तो शॉर्टकट ही चलेगा। तो अगर आप कल करोड़पति बनना चाहते हैं तो मेरी कोई एडवाइस नहीं आपके लिए, लेकिन अगर आप टाइम के साथ करोड़पति बनना चाहते हैं तो प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा और पैकेजिंग में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि पैकेजिंग ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पैकेजिंग गलत हो गई तो आपके प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो मैम थोड़ा सा ना बिजनेस टर्म्स के ऊपर बात करते हैं कि जब आपने इनिशियली जब ये स्टार्टअप स्टार्ट किया तो आपका कितने पैसे इसमें लग गए थे स्टार्टिंग में? मतलब मिनिमम कितना पैसे होने चाहिए अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर इस काम को करना चाहता है तो? देखिए, आपके पास डिपेंड करता है कि आप क्या चीज खोलना चाहते हो। तो रेस्टोरेंट तो डिलीवरी का खुले तो अलग पैसे लगते हैं। ठीक है। अगर आप डाइन इन खोले तो अलग पैसे लगते हैं। QSR खोले तो अलग पैसे लगते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 lakhs एक QSR खोलने में लग जाता है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो है 35% अराउंड आपकी कॉग्स और पैकेजिंग होती है, विच इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपका राशन पानी है और पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है। उसके बाद 20-25% जोमेटो स्विगी ले लेते हैं, तो 35 और 25 हो गया 60। 15% के अराउंड आपके ओवरहेड्स हो गए, जो ओवरहेड कॉस्ट होती है, सैलरी निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। अराउंड 5% आप मार्केटिंग करते हो जोमेटो स्विगी के साथ, तो बचे अराउंड जो है 20%। सो 15-20% फिर आपका EBITDA होता है, विच इज योर प्रॉफिट। तो ऐसे ये एक स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एक डिलीवरी फॉर्मेट में होता है। अगर आप QSR कर रहे हो तो आपके डायरेक्ट ऑर्डर्स भी होते हैं, तो आप जोमेटो स्विगी को वो 25% नहीं देते, तो सीधा वो 25% और EBITDA 20%, तो 45% आप पैसे बचा लेते हो। और अगर सपोज आप डाइन इन भी कर रहे हो तो डाइन इन करने पे भी आपको जो है जोमेटो स्विगी नहीं देना, तो बेस्ट होगा कि आप तीनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। सिर्फ डिलीवरी में क्या है कि आप दूर दूर के कस्टमर तक पहुंच जाते हो, तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना कि कोई कस्टमर उठ के मेरे पास आएगा। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर करना शुरू कर दिया, जो लोग पहले नहीं करते थे। कोविड के बाद जो लोग हफ्ते में एक बारी करते थे अब 4 बारी करते हैं, ये भी डेटा है। ठीक है। पहले जो है सपोज आप नहीं करते थे ऑर्डर, आप कहते थे मैं तो भैया घर का बना खाऊंगा, दैट्स इट, या रेस्टोरेंट में जाके खाऊंगा। कोविड के बाद आपने भी ऑर्डर करना शुरू कर दिया। सपोज आप हफ्ते में एक बारी ऑर्डर करते थे सैटरडे वाले दिन, अब आप 3 बारी करते हो। सपोज आप हफ्ते में 2 बारी करते थे कोविड से पहले, अब आप 4 बारी करते हो। तो कोविड के बाद जो पैटर्न है ऑर्डर इन का, मतलब डिलीवरी कराने का, वो बढ़ गया है। ठीक है। एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है लोग बिजी होते जा रहे हैं, मैं बिजी होती जा रही हूँ, आप बिजी होते जा रहे हैं, आप बिजी होते जा रहे हैं, तो डिलीवरी बढ़ने ही वाली है। ठीक है। तो डिलीवरी तो कहीं नहीं जा रही, इसमें घुस के जो है आगे बढ़ना फ्यूचर है। ठीक है, तो मैम एक चीज बताओ कि आपका मंथली रेवेन्यू कितना है टाइम पे? अगर मैं बात करूं कि पर मतलब कि मंथ, हाँ, पर मंथ इन टोटल सबका मिला के सब अगर मैं अभी सिर्फ मैं क्यूजीना के ब्रांड्स नहीं जोड़ रही, सिर्फ अपने ब्रांड्स जोड़ रही हूँ, सो बिटवीन 80 lakhs to 1 crore पर मंथ होता है। ठीक है, और उसमें फिर जो रेवेन्यू में प्रॉफिट कितना रह पाता है? जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि 10 to 15 15 to 20 15 to 20%। ठीक है, तो मैम ये तो आपने बता दिया कि इनिशियली आपको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, उसको स्केलेबल कैसे कर सकते हैं उस बिजनेस 6 महीने का पैसा अपनी पॉकेट में लेके चलेगा। वैसे आप ब्रेक इवन हो जाएंगे 3 months तक। ठीक है। 3 months to 6 months के बीच में आप ब्रेक इवन हो जाएंगे, बट तब तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 months का बैकअप लेके चलेगा पॉकेट में। ठीक है, तो मैम अब इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले आप उन यंग एंटरप्रेन्योर को क्या मैसेज देना चाहते हो जिनका ड्रीम है कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके, ताकि वो अपना ये ड्रीम को फुलफिल कर सके? मैं कहूंगी कि मेरे 3 एलिमेंट्स है सक्सेस के, मैं उनको कहती हूँ 3 P's ऑफ सक्सेस। पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस। ठीक है।
ये तीनों चीजें चाहिए। हाँ। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनको कहूंगी कोशिश करके वो बिजनेस शुरू करें जिसकी मार्केट में डिमांड है, लेकिन उसमें आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपको वो काम पसंद नहीं है तो मत करिएगा। दूसरा, पेशेंस। अगर हो सके तो यार मार्केट से जाके खरीद लाओ। आजकल के जेंजी में पेशेंस तो है ही नहीं, सब कुछ ऐसे चाहिए, तो सब कुछ चुटकी में चाहिए कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कल ब्रेक इवन हो जाएगा, परसों प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तरसों मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये तो विजन है आजकल के एंटरप्रेन्योर्स की। अगर आप जेन्युइनली सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको सब्र चाहिए। तो सेकंड इज पेशेंस, थर्ड इज परसिवरेंस, व्हिच इज डोंट गिव अप। लाइफ में बहुत सारी मुश्किल चीजें आएंगी। हमारे साथ कोविड आया था, हमने कोविड में एक दिन भी अपना रेस्टोरेंट डिलीवरी के लिए बंद नहीं किया। इवन कर्फ्यू में हम डिलीवर कर रहे थे, बिकॉज डिलीवरी वॉज अलाउड, बट सब बंद थे, डिलीवरी वाले भी सब बंद थे। जब आप अपना ऐप खोलेंगे तो आपको 5 रेस्टोरेंट दिखते थे, 4 इंटरनेशनल ब्रांड्स थे, 5वें हम थे। अच्छा, ये थी कोविड में सिचुएशन। एक रेडियो चैनल ने हमें कवर किया था, बोला था इस गली में या तो कुत्ते भौंकते हुए मिलते हैं या पराठे और पकोड़े। अच्छा। बिकॉज पूरा बंद था, दूध तक नहीं मिल रहा था और पराठे पकोड़े मिल रहे थे। सो परसिवरेंस मीन्स डोंट गिव अप, हैव द मोटिवेशन, हैव द इंकरेजमेंट। कभी किसी को लगे कि भाई आज मेरा गिव अप हो रहा है या आज मैं अपने बिजनेस को बंद करना चाहता हूँ या डीमोटिवेशन हो, प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं पूरी एनर्जी पंप कर दूंगी कि डोंट गिव अप। सो पैशन, पेशेंस एंड परसिवरेंस अपने साथ लेके चलिए एंड सक्सेस दूर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, मैम से बात करके मैं ही इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया हूँ कि मुझे लग रहा है कि कल ही शायद मैं अपना रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। तो मैम ने जो चीजें बताई हैं कि कैसे उनके माइंड में आइडिया आया, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ आज उन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया, तो मुझे लगता है कि आपकी जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा ना, वो करेगा स्टार्टिंग, कि आप स्टार्ट तो करो। शायद स्टार्टिंग की देर है, एक बार जब आप स्टार्ट कर जाओगे तो लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। और फूड एंड बेवरेज के जो भी बिजनेस है, मैम ने इतनी अच्छी तरह से डिकोड कर दिया है कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए। चाहे हम बात करें इनिशियल फंडिंग कितनी होनी चाहिए, क्या क्या आपको चीज माइंड में रखनी चाहिए ताकि आपका जो बिजनेस है उसके लेवल बन सके। तो मैम, मैं आपके MOPP जो ब्रांड है उसको एंडलेस ग्रोथ के लिए विश करता हूं, ताकि आप खूब आगे बढ़ सको। और थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि ऐसे ही इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ हम आपको मिलते रहें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।